अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है ना हम करेंगे स्पेसिमेन पेपर कर रहे हैं ऑफ ओ लेवल एड मैथ्स। ठीक है। और अब की बार हम P2 कर रहे हैं। P1 हम कर चुके हैं जो विदाउट कैलकुलेटर था। अब P2 जो है ना वो है विद कैलकुलेटर। सही है। और स्पेसिमेन पेपर है क्योंकि इस साल से सिलेबस चेंज हुआ है आपका एड मैथ्स का। ठीक है। तो इसका ये स्पेसिमेन है तो इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसको शेयर करो मैक्सिमम लोगों तक। ठीक है। तो आपके वही तीन काम है। सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो और कम्युनिटी ज्वाइन कर लो हमारी। ग्रुप्स डाली में मैंने डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। और कमेंट करना जरूर नहीं भूलना। और लाइक करना वीडियो को। सही है। और शेयर करो इसको विद मैक्सिमम ओ लेवल स्टूडेंट्स। ठीक है। जो आपके फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं। ठीक है। क्योंकि ये मेरा क्लेम है कि इससे बेहतर कंटेंट जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। क्योंकि जिस तरह मैंने पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करवाया है अलॉन्ग विद द पास्ट पेपर्स, और अब मैं एयरलीज करवा रहा हूँ इंक्लूडिंग द स्पेसिमेन। तो ये क्लेम है मेरा कि आपको इससे बेहतर कंटेंट नहीं मिलेगा फ्री में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। अब 1 में क्या बोल रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन 5 मॉडुलस 5x माइनस 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 14। ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 1 को उधर भेज दो पहले। 5 मॉडुलस 5x माइनस 7 15 हो गया। और 5x माइनस 7 15 अपॉन 5 हो गया। तो मॉडुलस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है। अब देखो हम पढ़ चुके हैं कि इसको जब खोलना हो 5x माइनस 7 मॉडुलस 3, तो इट हैज टू पॉसिबिलिटीज। या तो ये 5x माइनस 7 इज इक्वल टू प्लस 3 होगा, या 5x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया बिकॉज ऑफ द मॉडुलस। हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आती है। तो हमारे पास x के 10 दो आंसर्स आएंगे। 5x 3 + 7 क्या होता है 10। तो x हो गया बराबर 2 के। ठीक है। एक आंसर जो x का आ गया वो 2 आ गया। और एक आंसर जो x का आ गया 5x इज इक्वल टू -3। -3 + 7 क्या होता है 4। ठीक है। तो x आ गया 4/5। ठीक है। तो x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास मॉडुलस की वजह से। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि द डायग्राम शोज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, वेयर एफ एक्स की ये इक्वेशन दी हुई है आपको। और कहा हुआ है कि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। अब देखो एफ एक्स जो है ना लेस देन इक्वल टू -1 का मतलब है कि आप जो है ना मतलब y इज इक्वल टू -1। ठीक है। तो देखो पहले आप एक काम करो, y इज इक्वल टू -1 पे एक लाइन ड्रॉ कर लो। y इज इक्वल टू -1 पे ये लाइन ड्रॉ हो रही है। ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि यूज द ग्राफ टू सॉल्व द इनइक्वालिटी एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1 मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो इनइक्वालिटी है ना वो इस लाइन से नीचे है। जो ग्राफ में फॉर्म हो रही है इनइक्वालिटी वो इस लाइन से नीचे की बतानी है। तो खुद देखो यार, इस लाइन से नीचे जो है ना y इज लेस देन -1 से जो नीचे इनइक्वालिटी फॉर्म हो रही है, एक तो वो ये हो रही है, ये एरिया है। ठीक है। और एक आपके पास वो इसके बाहर वाला एरिया। ठीक है। तो आप क्या बोलोगे भाई कि y इज लेस देन इक्वल टू -1 के नीचे हमारे पास x की क्या रेंज फॉर्म हो रही है। एक ये रेंज आ रही है x की, और एक ये रेंज आ रही है x की। आप इसको लिखोगे किस तरह? आप इसको लिखोगे इस तरह कि आप बोलोगे पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पर वैल्यूज क्या है x की। तो हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 -0.04। तो ये -0.04 है x। और कहाँ तक है ये देख लेते हैं। ये आ रही है यहाँ पर बीच में आ रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 5। तो ये आ गई
85, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स, एक रेंज क्या आ रही है एक्स की, इनइक्वालिटी क्या आ रही है हमारे पास, कि एक्स बड़ा है -4 -0.4 से, और एक्स छोटा है और बराबर है 0.85। खुद देखो ना, एक्स की वैल्यू -0.4 से बड़ी है और 0.85 से छोटी है। तो ये आपकी एक इनक्वालिटी आ गई, ठीक है। एक और इनक्वालिटी क्या आ रही है, वो यहाँ पर लिखी हुई है, कि उससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। देखो जरा ये 1 2 3 4 4 5, तो यहाँ पे आ रही है -1.45। तो आप क्या बोलोगे कि एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू है -1.45। एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू है -1.45, सही है। तो ये आपने ग्राफ को देखकर दो इनइक्वालिटीज लिख ली, जो कि लेस देन इक्वल टू -1 है ऑफ द इक्वेशन, सही है। तो ये आपने ग्राफ देख के साफ साफ इनइक्वालिटीज मेंशन कर दी, इसके आपको मिल गए 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं फर्दर। अब पार्ट 2 में, सॉरी क्वेश्चन 2 में कह रहा है, फॉर वेरिएबल्स एक्स एंड वाई प्लॉटिंग एल एन वाई अगेंस्ट एल एन एक्स gives a straight line graph passing through the points. This show that y is equal to e की पावर p x की पावर q where p and q are integers to be found। अब देखो ये सवाल जो है ना आपके पास, ये सवाल है लीनियर लॉ का, सही है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही टाइप 1 क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं लीनियर लॉ में, सेम टाइप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें उसने कहा हो कि आपको बेसिकली नॉन लीनियर इक्वेशन निकालनी है फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं, पहले हम स्टेप 1 क्या करते हैं, पहले हम लेते हैं, निकालते हैं फ्रॉम द पॉइंट्स, एम निकालते हैं। एम क्या है, ग्रेडियंट, y2 - y1, y2 -y1 अपॉन x2 - x1, यानी 8 - 6। तो क्या आंसर आ रहा है, निकालो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 2 आ रहा है, 2 आपके पास एम आ गया, ठीक है। अब जो है क्या करते हो आप, बेसिकली नेक्स्ट काम ये करते हो कि जो है ना, आपके पास ग्रेडियंट एम आ गया, ग्रेडियंट आ गया। अब जो है आप विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट और कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, मैं 6,5 पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप बेसिकली इस पॉइंट की मदद से और इस एम की मदद से फॉर्म कर लो इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx + c वाली फॉर्म में। तो मैं अप्लाई करूंगा y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। इससे क्या होगा, मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी इन द फॉर्म y इज इक्वल टू mx + c, ठीक है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2x -12 + 5 क्या होता है, -7। तो y इज इक्वल टू mx + c वाली फॉर्म में आ गई इक्वेशन। ये हो गया आपका स्टेप 2। स्टेप 3 क्या होता है कि वंस आपके पास इक्वेशन आ गई है, तो आप जो है रिप्लेस कर दो y को विद दी y एक्सिस। तो हमारे पास इस केस में y एक्सिस क्या है, ln y, ठीक है। और x एक्सिस को, x को रिप्लेस कर दो विद दी x एक्सिस, जो कि इस केस में है ln x, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्म बन गई है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको नॉन लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस इक्वेशन में y को फॉर्म करना है सब्जेक्ट, और यही आपका स्टेप नंबर 4 है, जो आपका आंसर आपको दिलवा दे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास ln y इज इक्वल टू ln x⁻²। 2 आ गया, 2 यहाँ चला गया ऊपर, पावर ऑफ पावर बन गया, -7 के साथ कुछ भी नहीं है, क्या है मतलब 1 है। तो आप यहाँ 1 को कन्वर्ट कर दो लॉग में, किस तरह करेंगे,
ये हम पढ़ चुके हैं दी रूल्स ऑफ लॉग्स, ठीक है। आई होप आपको आता होगा ये, ठीक है, रूल्स। तो ये हो जाएगा एल एन ई, सही है, ये हो जाएगा। तो बेसिकली, क्योंकि आपको पता है भाई कि लॉग की बेस ई की पावर ई क्या हो रहेगा, वन। जब लॉग की बेस और पावर सेम होती है तो आंसर क्या होता है, वन। और लॉग ई मतलब क्या होता है आपके पास, एल एन, ठीक है। जब भी एल एन ई बराबर है वन, सही है। तो फर्दर अगर हम देखें तो एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स स्क्वायर, और सेवन को भी ऊपर लिया, ई की पावर बना दो, माइनस एल एन ई की पावर सेवन, ठीक है। अब देखो सब्ट्रैक्शन हो रही है बीच में, तो एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन, कॉमन ले लेंगे, और क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है बीच में तो हम बेसिस को क्या कर देंगे, पावर्स को हम डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर सेवन। अब क्या हो गया, इसकी वजह से आपके पास दोनों साइड्स पे एल एन कैंसिल हो गया। क्या बचा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर सेवन, सॉरी, अपॉन ई की पावर सेवन। लेकिन हमें क्योंकि इस फॉर्म में चाहिए कि ई हमारे पास ऊपर हो, तो कोई मसला नहीं है, ई को ऊपर लिया हो। बस फर्क क्या होगा कि ई की पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव माइनस सेवन एक्स स्क्वायर। अब आप खुद देखो, आपके पास ई की पावर आ रही है नेगेटिव सेवन, और एक्स की पावर आ रही है स्क्वायर। तो अब कंपेयर कर लो इस फॉर्म से, तो आपके पास ई की पावर पी है यहाँ पर, तो मतलब पी क्या हो गया, माइनस सेवन। और एक्स की पावर क्यू है, तो क्यू क्या हो गया, मतलब आपके पास टू हो गया, ठीक है। आई होप क्लियर, ये आपका आंसर आ गया। अब मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कांस्टेंट वैल्यू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट फॉर विच द इक्वेशन टू के माइनस वन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स का मतलब क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये हम पढ़ चुके हैं। रियल रूट्स, उसने ये नहीं लिखा हुआ कि भाई कि डिस्टिंक्ट रूट्स या फिर इक्वल रूट्स, उसने बस ये कहा हुआ है कि रियल रूट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बड़ा भी है और बराबर भी है जीरो, ग्रेटर भी है और बराबर भी है जीरो के, ठीक है। आई होप ये क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है जीरो, ये हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसको, अब देखो हमारे पास एक बनी बनाई उसने फॉर्म दी हुई है कि टू के माइनस वन का स्क्वायर, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सिक्स हमारे पास कोफिशिएंट है एक्स का, और के प्लस वन जो है वो कांस्टेंट है यानी सी। तो ये हो गया आपके पास ए पूरा, ये हो गया बी, और ये पूरा हो गया सी, ठीक है। इसको पुट कर दो इस फॉर्म में, तो बी स्क्वायर क्या है, मतलब सी सिक्स स्क्वायर माइनस फोर, ए क्या है, टू के माइनस वन का स्क्वायर, ए आ गया, और सी क्या है आपके पास, के प्लस वन, और ये सब आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू है जीरो, ठीक है। तो ये हो गया, सिक्स का स्क्वायर क्या होता है, थर्टी सिक्स, माइनस फोर, फोर को मल्टीप्लाई कर दो के प्लस वन से, फोर के माइनस फोर, ठीक है। बल्कि काम करो, अभी मल्टीप्लाई नहीं करो, पहले ब्रैकेट्स को खोल दो, माइनस फोर, ये हो गया, इसको खोल लो ब्रैकेट को, ए माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, तो ये हो जाएगा फोर के स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब फोर के प्लस वन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय के प्लस वन, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, थर्टी सिक्स माइनस फोर, अब ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया, के पहले मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो ये हो गया फोर के क्यूब माइनस फोर के स्क्वायर प्लस वन, सॉरी प्लस के,
और अब 1 को अगर दो से मल्टीप्लाई, तो +4k² -4k+1। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है ये, +4k - 4k² कट गया, और 36 - 4, तो 4k³ बचा। +k - 4k क्या होता है, मतलब +1k - 4k क्या होगा, -3k हो गया, +1 बच गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो 4 को, 36 - 16k³। ठीक है, प्लस +12k - 4। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, >= 0। ठीक है, तो -16k³ +12k - 4 +36 क्या बन रहा है, +32 बन रहा है, >= 0। तो हमने ये गलती कर दी कि यहाँ पे जो है 2k - 1 था सिर्फ, 2k - 1 स्क्वायर थोड़ी है। ठीक है, तो 2k - 1 है, ये हमने गलती कर दी, तो दोबारा से करना पड़ेगा वही चीज़। 2k - 1 आपका बेसिकली ए है ना, तो ये आप दोबारा से करो ट्राई। ठीक है, तो अभी क्या होगा बेसिकली आपके पास, ये 2k² नहीं है, 2k - 1 है सिर्फ। ठीक है, तो अब b² - 4 है, सी में दोबारा पुट करो वैल्यू, 6² - 4, ए क्या है 2k - 1, और सी क्या है k+1। ठीक है, ये हो गया 6² 36 -4, ये हो गया के को मल्टीप्लाई कर दो, 2k² -k। ठीक है, अब 1 को कर दो मल्टीप्लाई, +2k - 1। ठीक है, तो ये हो गया 36 -4, और ये हो गया आपके पास 2k², 2k² +2k - 2k क्या होता है, +2k - 1, प्लस के आ गया -1। ठीक है, तो ये हो गया 36, 8k² -4k+4। सही, तो ये हो गया -8k² -4k+4 +36 विल बी इक्वल टू +40। ठीक है, ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, पहले तो एक काम करो, जो माइनस आ रहा है शुरू में, इससे आप जान छुड़ाओ अपनी, माइनस कॉमन ले लिया आपने, तो ये क्या बन गया, 8k² +4k -40। सही है, ठीक है, और माइनस को अगर आपने उधर भेजा, जब आप उधर भेजोगे माइनस को, साइन की उस तरफ भेजोगे, तो आपके पास ये जो इनक्वालिटी का साइन है, ये भी क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 8k² +4k -40 < <0 ठीक है, ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या काम है आपका, अब आपको सॉल्व करनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, तो आप सॉल्व करो इसको विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म ब्रेकिंग, या फिर अप्लाई कर दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, सही है, तो आपके पास जो है के की जो है ना, वो दो वैल्यूज आ रही है, मतलब आपके पास जो आंसर आ रहा है ना, वो इस तरह आ रहा है के k - 2, और जो है k +5/2 << <0 ठीक है, अब देखो हमारे पास जब वंस ये वैल्यूज आ रही है ना, और देखो हम पढ़ चुके हैं, जब
लेस देन इक्वल टू जीरो की बात आ रही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो एक्सेस है उसके नीचे वाला रीजन रिक्वायर्ड है। सही है। ठीक है, तो हम इस तरह ड्रॉ करेंगे, ग्राफ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास के क्या बन गया, 2, और के बन गया -5/2 के बराबर। ठीक है, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, स्केच जो हम करेंगे। ठीक है, ये रहा -5/2 और ये रहा 2। ठीक है, और हमारा जो रीजन शेड होगा ना, वो इसके बीच में होगा। क्यों बीच में नीचे वाला होगा, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आ रहा है, जो इनक्वालिटी है, वो लेस देन इक्वल टू जीरो की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब भी हम ये वाला हिस्सा शेड करेंगे। ठीक है, तो अब इस शेडेड रीजन की बेसिस पे आप बना दो इनक्वालिटी। क्या बन रही है हमारे पास इनक्वालिटी, के जो है वो बड़ा है -5/2 से, तो बराबर है, और लेस देन इक्वल टू 2। ये आपके पास आ गई के की इनक्वालिटी, और यही आपका आंसर है। ठीक है, आई होप क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, फोटोग्राफर टेक्स 12 डिफरेंट फोटोज, देर आर 3 फोटोज ऑफ सनसेट्स, 3 फोटोज हैं सनसेट की, 4 हैं ओशंस की, और 5 हैं माउंटेन्स की। तो 3 फोटोज हैं सनसेट की, 4 हैं ओशंस की, और 5 हैं माउंटेन्स की। द फोटोग्राफ्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन ऑन अ वॉल। पार्ट 1 में क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स if the first photograph is of sunset and the last photograph is of an ocean। अब जाहिर सी बात है, बात हो रही है अरेंजमेंट की ना, तो यू शुड नो, जब भी बात हो अरेंजमेंट की तो आप अप्लाई करते हो परम्यूटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे परम्यूटेशन अप्लाई होगी। तब क्या बोला कि भाई जो आपने इन 12 फोटोग्राफ को अरेंज किया हुआ है ऑन अ वॉल, तो कह रहा है भाई कि नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स बताएं जब फर्स्ट फोटोग्राफ सनसेट की हो और लास्ट फोटोग्राफ ओशन की। ठीक है, बस ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आपके पास जगह है दीवार पर। तो वो कह रहा है भाई कि पहली जो फोटो है ना, वो होगी सनसेट की, और जो आखिरी होगी वो ओशन की होगी। ये हो गया 1P1, 1P1, और ये भी हो गया 1P1। ठीक है, और बाकी की कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बाकी जो 10 जगहें उनको आप किसी भी तरह अरेंज कर दो तो वो हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आ गया, 1P1 मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1P1। ठीक है, तो इसको आप निकाल लो विद दी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो 1P1 तो बेसिकली आपके पास 1 ही होता है। तो आप 10 फैक्टोरियल क्या होता है आपके पास, आपके पास 10 फैक्टोरियल हो गया, आपके पास 10 फैक्टोरियल हो गया। बल्कि सॉरी, हम एक गलती कर रहे हैं, यहाँ 1P1 नहीं आएगा, क्योंकि वो कह रहा है भाई कि आपके पास जो है 3 फोटोग्राफ्स हैं सन की, और 5 फोटोग्राफ हैं, सॉरी 4 फोटोग्राफ हैं ओशन की। तो यहाँ पे आएगा बेसिकली आपके पास, जब वो ये कहता है ना कि भाई कि इन इन 3 फोटोग्राफ में से कोई एक होगी पहले, कोई एक होगी फर्स्ट फोटोग्राफ, और इन 4 ओशन की फोटोग्राफ में से कोई एक होगी आखिरी। तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, जब ये होता है, जब ये बोलता है कि भाई पहली फोटोग्राफ सनसेट की होगी और आखिरी होगी ओशन की, तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि भाई कोई 3 में से आपके पास एक आएगी फर्स्ट फोटोग्राफ, और कोई 4 ओशन की फोटोग्राफ में से एक आएगी लास्ट में। ये होगा 3P1 × 4P1। और 3P1 क्या होता है आपके पास, 3 होता है, 3P1 इज 3, एंड 4P1 इज 4। ठीक है, और 10 फैक्टोरियल से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आंसर आता है, आपके पास आंसर आता है 43,545,600। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो मेक श्योर करना है गलती ना करो आप। सही है, ठीक है, आई होप क्लियर है।
पार्ट टू की तरफ मूव करते हैं। अब पार्ट टू देखो, पार्ट टू में क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स इफ ऑल द फोटोज ऑफ माउंटेन्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर। तो मतलब माउंटेन्स हमारे पास कितनी फोटोज हैं, 5। तो सपोज कर लो माउंटेन्स की जो सारी फोटोज हैं 7 है, 1 2 3 4 5। तो जो हम पढ़ चुके हैं ये चीज बहुत अच्छी तरह, कि जब भी आपसे बोला ना नेक्स्ट टू ईच अदर, तो आप इनको काउंट करोगे एज वन। तो ये काउंट हो गया एज वन। 1 2 3 4 5 6 7 7 8। तो आपके पास बेसिकली ये क्योंकि एक ब्लॉक है, तो आप इसको एक काउंट करोगे तो ये क्या हो गया, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हमारे पास विद इन दिस ब्लॉक ये जो माउंटेन की फोटोज हैं, ये आपस में भी जगह बदल सकती हैं। तो हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें भी आपके पास विद इन दिस ब्लॉक अरेंजमेंट पॉसिबल है। विद इन दिस ब्लॉक भी आपके पास अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब भी आपके पास आता है ना वर्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, तो हम इसको काउंट करेंगे एज वन। और फिर आपके पास जो है वो क्या बन जाएंगे अरेंजमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बन गया 8 फैक्टोरियल। और क्योंकि हमारे पास विद इन दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर भी आपस में इन माउंटेन की फोटोज में डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा 483400। और ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप क्लियर है, ठीक है। अब पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं, पार्ट बी में आपसे बोल रहे हैं कि 3 ऑफ द फोटोग्राफ्स आर सेलेक्टेड, मतलब बात किसकी हो रही है, अब बात हो रही है कॉम्बिनेशंस की, फॉर अ कॉम्पिटिशन। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल सिलेक्शंस इफ नो फोटोग्राफ ऑफ सनसेट इज चोजन। भाई अब क्या बोल रहे हैं, देखो हमारे पास 3 फोटोग्राफ है सनसेट की, और 4 है ओशंस की, 5 है माउंटेन्स की। अब कह रहे हैं भाई सनसेट की फोटोग्राफ चूज ही नहीं कर रहे, तो क्या आपके पास डिफरेंट पॉसिबल सिलेक्शंस बनेंगी। तो इसको आप काउंट ही नहीं करोगे ना। जब बात वही कर रहा है कि भाई नो फोटोग्राफ ऑफ सनसेट इज चोजन, इसको आप काउंट ही नहीं करोगे, आप इसमें से चूज कर रहे हो। मतलब क्या होगा कि आप 5 + 4 9 में से चूज कर रहे हो 3 फोटोग्राफ्स, 9 C 3, विच विल बिकम 84। ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली आप पार्ट टू में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल सिलेक्शंस इफ वन फोटोग्राफ ऑफ ईच टाइप, सनसेट की भी एक होगी, एक सनसेट की, एक आपके पास हो जाएगी ओशन की, और एक आपके पास हो जाएगी माउंटेन की। तो अब देखो सनसेट की एक चूज करें, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई हमारे पास सनसेट की यहाँ पर कितनी है, 3 है, फोटोज है। तो क्या करेगा वो भाई, वो इन 3 में से कोई चूज करेगा एक, मल्टीप्लाई बाय। अब बात करते हैं ओशन की, 4 में से कोई एक। अब बात करते हैं माउंटेन्स की, 5 में से कोई एक। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया 60। ये आपका आंसर हो गया। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, मैं कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, गिवन दैट y इज इक्वल टू 10x, यूज कैलकुलस टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y as x increases from this to this where h is small। अब देखो भाई, इसका सिंपल फॉर्मूला है जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट चेंजेस में, ठीक है। तो भाई क्या फॉर्मूला है, हमें निकालना क्या है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन y निकालना है। क्या मतलब होता है, ये होता है सिंबल अप्रोक्सीमेट चेंज का, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन y बराबर होता है dy/dx के, मल्टीप्लाई बाय अप्रोक्सीमेट चेंज इन x। ये होता है फॉर्मूला, यही हम अप्लाई करेंगे। तो पहले आप क्या निकालोगे, dy/dx निकालोगे, ठीक है। तो dy/dx, y इज इक्वल टू 10x दिया हुआ है हमें। तो 10x का आपके पास डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर x, ठीक है।
अब इसको आप फॉर्मूले में पुट कर दो। अब क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है अप्रोक्सीमेट चेंज इन एक्स निकालना है। वो निकाल लेते हैं। आपके पास एक्स की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? -पाई/4। और फाइनल वैल्यू क्या है? h-पाई/4, क्योंकि एक्स जो है स्टार्ट यहाँ से हुआ है और खत्म कहाँ भी यहाँ पे हुआ है ना, एक्स की वैल्यू। तो आप क्या करोगे? अप्रोक्सीमेट चेंज इन एक्स निकालने के लिए बड़ी वैल्यू को, मतलब जो एंड वैल्यू है उसको माइनस कर दोगे, उसमें से माइनस कर दोगे स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया h-पाई/4 प्लस पाई/4 कट गए, तो क्या बचा? h आ गया। ये आ गया अप्रोक्सीमेट चेंज इन एक्स आ गया। ठीक है, अब इसको आप डाल दो फॉर्मूले में। तो क्या बन गया हमारे पास? अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई, dy/dx मतलब sec² x मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है, अब सवाल ये कि भाई हम dy/अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई, ये आंसर तो नहीं होगा। तो हम देखो भाई, एक बात सुनो, हमारे पास जो x है ना, x, यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे x की ओरिजिनल वैल्यू जो क्या है? -पाई/4 है। तो ये डी अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई जो हो जाएगा आपके पास sec² हो जाएगा -पाई/4 मल्टीप्लाई बाय h। अब इसको आप सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो आप कैलकुलेटर में टाइप करो। अब देखो sec² का मतलब क्या होता है? sec² -पाई/4 का मतलब क्या होगा? हमारे पास sec x का मतलब क्या होता है? 1/cos x, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास? sec² का 1/cos -पाई/4 मल्टीप्लाई बाय 1/cos -पाई/4, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर लगा हुआ है sec का ना। तो हम दो बार ये करेंगे। ठीक है, तो इसको आप टाइप कर दो कैलकुलेटर में। तो आपके पास जो है आंसर आएगा 2। ठीक है, तो आपके पास sec² -पाई/4 की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। 2 × h। तो हेंस आपका आंसर क्या हो गया? 2h। 2h इज योर आंसर फॉर अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई। ठीक है, जो फाइंड करना था। आई होप क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहे हैं? अ कर्व हैज इक्वेशन y इज इक्वल टू ln y इज इक्वल टू ln 5 - 3x। ठीक है, where x is less than 5/3, the normal to the curve at the point where x is equal to -5 cuts the x-axis at the point P। ठीक है, find the equation of the normal and the x coordinate of P। देखो इसमें करना क्या है आपको? नॉर्मल की जो लाइन है ना उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब याद रहे कि जो नॉर्मल की जो लाइन होती है ना वो क्या होती है? हमेशा उस पॉइंट के जहाँ पे वो कर्व को टच कर रही होती है, कट कर रही होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है। सही है। तो अब हम क्या करेंगे? नॉर्मल की जो इक्वेशन निकालने के लिए हम पहले हमें फाइंड करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट। ठीक है, क्योंकि जब वो कह रहा है ना कि नॉर्मल, लेट सपोज करो भाई कर्व है, सपोज कर लो। ठीक है, और ये हमारे पास सपोज करो कि ये जो है x इज इक्वल टू -5। ठीक है, और एक नॉर्मल जो है, नॉर्मल, अब देखो नॉर्मल तो मतलब क्या होता है कि ये जो पॉइंट है ना, इस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो ना, टेंजेंट इस तरह, तो नॉर्मल लाइन क्या होती है? नॉर्मल लाइन वो होती है तो इस टेंजेंट को परपेंडिकुलरली, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, बेसिकली वो होती है आपकी नॉर्मल लाइन। ठीक है, और वो ये बोल रहा है कि भाई ये जो नॉर्मल लाइन है आपके पास, ये साथ ही कट कर रही है एक्स एक्सेस को भी। ठीक है, ठीक है, रैंडम मैंने बनाई है डायग्राम। ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लेन। सही है। बहरहाल, अब देखो क्या बोल रहे हैं कि हमें नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, जो कि बहुत इजी है। क्यों इजी है? कि पहले हम इस टेंजेंट की जो जो x इज इक्वल टू -5 पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है ना, इसका हमें क्या फाइंड करना है? इसका हमें फाइंड करना पड़ेगा ग्रेडियंट, यानी m।
वो किस तरह करेंगे, हमें इस कर्व की इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू एल एन 5 - 3x। तो पहले हम इस निकालेंगे dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा, 1/5 - 3x मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट, यानी -3। ये हो गया -3/5 - 3x, ठीक है। और क्योंकि हमें निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है इस पॉइंट पे जब x इज इक्वल टू -5 हो, तो हम dy अपॉन डी एक्स में क्या कर देंगे, -5 को इंसर्ट कर देंगे। 5 - 3 × -5 क्या आ गया, तो ये आपके पास आ गया -3/5 - 3 × -5, -3/20 आ गया। ये आ गया ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। अब देखो वी नो कि भाई ये जो लाइन नॉर्मल होती है ये इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो अगर मेरे पास जो टेंजेंट का ग्रेडियंट -3/20 है, तो नॉर्मल का क्या होगा, नॉर्मल का ग्रेडियंट होगा मेरे पास, हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 20/3। तो 20/3 हमारे पास क्या बन गया, ये आ गया ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल, 20/3, सही है। अब हमें वी नो, हम पढ़ चुके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि किसी भी लाइन का इक्वेशन फॉर्म करने के लिए वी शुड नो इट्स ग्रेडियंट, जो निकाल लिया हमने, और साथ ही वी शुड नो एटलीस्ट वन पॉइंट, सही है। अब देखो अगर हम ये बात करें, इस पॉइंट की बात करें जहां से नॉर्मल गुजर रही है, तो वी कैन फाइंड दिस पॉइंट किस तरह, हमें एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक्स कोऑर्डिनेट को ओरिजिनल इक्वेशन में वाई इज इक्वल टू एल एन 5 - 3x की इक्वेशन में पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू -5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा इसी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एल एन 5 - 3 × -5, ये बन गया एल एन 20। तो एल एन 20 क्या आ गया, एल एन 20 आ गया इस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास ये पॉइंट भी आ गया -5 एल एन 20, और हमारे पास नॉर्मल की, नॉर्मल का एम भी आ गया। तो नाउ वी कैन इजीली फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, किस तरह, अप्लाई कर दो, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 3 को मल्टीप्लाई कर दो उधर, 3y - 3 ln 20 इज इक्वल टू 20x प्लस 100, ठीक है। ये आपके पास फॉर्म हो गई इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, या इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो, एक ही बात है। ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास फॉर्म हो गई इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। आपका आधा सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन फर्दर क्या बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक है। अब देखो जो पी कौन सा पॉइंट है जहां पे ये नॉर्मल लाइन कट कर रही है एक्स एक्सेस को। नाउ वी नो कि एक्स एक्सेस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो हम, जब हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है, बनी बनाई बना ली हमने प्रॉपर्ली, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट जहां पे नॉर्मल कट कर रही है एक्स एक्सेस। ऑब्वियसली वहां वाई क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो वाई को 0 कर दो आप, वाई 0 हो गया। तो अब निकाल लोगे एक्स, अब निकल जाएगा एक्स आराम से। तो ये हो गया -3 ln 20 इज इक्वल टू 20x प्लस 100, ठीक है। तो आपके पास -3 ln 20 -100 डिवाइड बाई 20, आपके पास आंसर आ गया एक्स। तो एक्स क्या आ गया आपके पास, -3 ln 20 -100 अपॉन 20, विच इज इक्वल टू -5.15, ठीक है, -5
5.15, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट एट द पॉइंट पी। आई होप ये सवाल भी क्लियर है, ये तरीका क्लियर हो गया, आई होप, ठीक है। तो ये था सवाल नंबर 6। आगे बढ़ते हैं। 7 में क्या बोल रहे हैं कि अ सर्कल हैज इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -16x -10y प्लस 73 इज इक्वल टू 0। पार्ट ए में बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द लेंथ ऑफ द रेडियस। तो अब देखो भाई, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन दी हुई है इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये हम बहुत क्लियरली कर चुके हैं कि भाई किस तरह हमारे पास इस फॉर्म को हम कन्वर्ट करते हैं, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। ये प्रॉपरली हम पढ़ चुके हैं इन द सीरीज ऑफ सर्कल, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ सर्कल, ठीक है। मैं लिंक शेयर कर दूंगा इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अभी हम कर लेते हैं। देखो भाई, सेंटर जो निकालना होता है ना, हम निकालते हैं सेंटर इस फॉर्म से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इस फॉर्म को जो हमें गिवन है कन्वर्ट करना पड़ेगा जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल इक्वेशन में। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, पहले आप एक काम करो, जो एक्स वाली टर्म्स है उनको साथ कर लो। एक्स स्क्वायर -16x, ये हो गया, प्लस वाई स्क्वायर -10y, और 73 को उधर भेज दो, -73, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, 16 जो एक्स वाली टर्म है उसको आप डिवाइड करो 2 से, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर -16x, और ये बन गया, आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो आप 8 को के स्क्वायर को ऐड भी कर लोगे, और ठीक है, ऐड कर लोगे। अब सेम काम करो विद वाई स्क्वायर, वाई की टर्म के साथ, जो वाई स्क्वायर है, जो -10y है, 10 को आप बेसिकली डिवाइड कर दो 2 से, तो ये क्या आंसर आएगा, 5 आएगा। तो आप 5 को ऐड कर लोगे, सही है, सही है। तो क्योंकि आपने बेसिकली इक्वेशन के एक साइड पर दो काम अपने पास से किए, 8 स्क्वायर को ऐड किया है और 5 स्क्वायर को ऐड किया है, तो आप सेम काम इक्वेशन के इस तरफ भी करोगे, क्या आप 8 स्क्वायर को ऐड करोगे और 5 स्क्वायर को ऐड करोगे, एज पर मैथमेटिकल रूल, ठीक है। तो अब इसको आप फर्दर सॉल्व करो, किस तरह करोगे कि आप इसको जो है ना, कन्फाइंड जो स्क्वायर वाली टर्म्स है ना, इनको आप एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर दोगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस साइन आया ये वाला, और 8, और बाहर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई माइनस साइन ये वाला, 5 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू -73 प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्या बन गया, 16, ठीक है। अब जो है इस फॉर्म से यू कैन इजीली फाइंड द सेंटर और लेंथ। सेंटर क्या बन जाएगा आपके पास, 8,5, ये आ गया सेंटर। रेडियस क्या है, √16 यानी 4। तो आर आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया, और सेंटर आ गया 8,5, ठीक है। आई होप क्लियर। पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, हेंस शो दैट द पॉइंट 10,6.5 लाइज इनसाइड द सर्कल। अब देखो हमारे पास सेंटर ये रहा, सेंटर हमें हमने निकाल लिया पार्ट 1 में, 8,5, और एक और पॉइंट है सर्कल पर 10,6.5, ठीक है। तो पहले तो हम निकालते हैं सेंटर का और इस पॉइंट का डिस्टेंस, वो क्या आ रहा है चेक करते हैं। तो x2 -x1 स्क्वायर प्लस y2 -y1 स्क्वायर, निकालो क्या आ रहा है, सॉल्व करो इसको। 10 - 8 का स्क्वायर प्लस 6.5 -5 का स्क्वायर, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 2.5। अब देखो मुझे बताओ, अगर ये हमारे पास जो है ये सर्कल होता है ना, सर्कल, और ये सेंटर है 8,5,
अगर ये पॉइंट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,6.5, अगर ये पॉइंट हमारे पास सर्कल पर होता तो इसका डिस्टेंस क्या आता? इसका डिस्टेंस आता एग्जैक्टली 4, क्योंकि 4 हमारे पास क्या है? रेडियस। ठीक है। जब भी आपके पॉइंट आपके पास जो कोई पॉइंट है, वो अगर सर्कल पर लाई करे, सर्कल सर्कल पर लाई करे, तो ये लाजमी है कि उसका उस पॉइंट का और सेंटर का जो डिस्टेंस है, दैट शुड बी इक्वल टू रेडियस। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इनसाइड सर्कल की, अगर ये पॉइंट 10,6.5 हम चाहते हैं कि हमारे पास ये अंदर लाई करे, सर्कल के अंदर कहीं लाई करे, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो लेंथ है इस पॉइंट का, और जो सेंटर का लेंथ है, डिस्टेंस है, दैट शुड बी लेस देन द रेडियस। दैट शुड बी लेस देन द रेडियस। तो ये बात याद कर लो या समझ लो, समझने के लिए समझना ही काफी है इसके लिए, कॉमन सेंस है कि जब भी आपके पास डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस आएगा, तो मतलब बात हो रही है कि पॉइंट जो है लाई कर रहा है ऑन दी सर्कल। और जब बात हो रही है इनसाइड द सर्कल, पॉइंट लाई कर रहा है इनसाइड द सर्कल, तो वो कब करेगा? जब वो लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा? लेस देन रेडियस। और जब वो पॉइंट लाई करेगा आउटसाइड द सर्कल, तो जब हमारे पास जो लेंथ होगी बिटवीन द पॉइंट एंड द सेंटर, वो होगी ग्रेटर देन रेडियस। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने, ये समझ लो एक ही बात है। ठीक है। तो अब मुझे बताओ, बेस्ड ऑन योर आंसर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस की बेसिस पर हमारे पास डिस्टेंस क्या आ रहा है बिटवीन द पॉइंट एंड द सेंटर? 2.5। क्या 2.5 जो डिस्टेंस है, ये कम है रेडियस से, ज्यादा है या बराबर है? ये कम है, ज्यादा है, बराबर है? तो ऑब्वियसली कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई, सिंस हम बोलेंगे सिंस डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस, मतलब ये शो कर रही है चीज कि ये पॉइंट इनसाइड सर्कल लाएगा। ठीक है। आई होप क्लियर है। ठीक है। पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं? अ डिफरेंट सर्कल इज शोन हैज इक्वेशन दिस। और सर्कल है आपके पास -10 स्क्वायर प्लस वाई -6.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2.25। अब क्या बोल रहे हैं? शो दैट द टू सर्कल्स टच, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉमन पॉइंट। सही है, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। अब देखो भाई, हमारे पास ये सर्कल 2 गिवन है। लेट्स कॉल इट सर्कल 2। तो सर्कल 2 गिवन है, इसका हमारे पास सेंटर क्या है? 10,6.5। और रेडियस क्या है? √2.25, मतलब 1.5। ठीक है। और जो हमारे पास सर्कल 1 था, उसका सेंटर क्या था? 8.8,5। और आर था 4। ठीक है। ठीक है। अब देखो, अगर हम ड्रॉ करें स्लाइटली, रफली, तो ये हमारे पास क्या है? सर्कल 1 है। ठीक है। जिसका रेडियस क्या है? 4। और इसी के अंदर एक पॉइंट जिसने कहा हुआ है कि शो किया है हमने, कि जो ये सेंटर 10.10,6.5 लाई कर रहा है इन साइड द सर्कल। तो समझ लो भाई, ये है यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है। अब देखो, हमारे पास जो है इसका रेडियस क्या है? 1.5। ठीक है। 1.5। सही है। और ऊपर क्या आया था? 2.5 आया था। सही है। तो हमारे पास जो सर्कल 2 है, इसका रेडियस क्या आ रहा है? 1.5। ठीक है। 1.5। अब
अगर हमें ये शो करना है कि दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, जिस तरह हमने शो किया है डायग्राम में, तो हमें क्या शो करना पड़ेगा कि भाई जब हम इस पूरी रेडियस में से, 4 में से इतना हिस्सा रेडियस माइनस करें और सर्कल 2, तो हमारे पास ये आंसर आए 2.5, जो हम निकाल चुके हैं पार्ट 2 में, है ना। क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो सेंटर था सर्कल 2 का और जो सेंटर है हमारे पास सर्कल 1 का, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, 2.5, ये हम निकाल चुके हैं पार्ट 1। तो अगर हमें प्रूफ करना है कि भाई इस ये जो स्मॉल स्मॉलर सर्कल है सर्कल 2, इसका ये टच कर रहा है सर्कल 1 को इस तरह, इस तरह शो किया हुआ है, तो हमें ये शो करना पड़ेगा भाई कि जो रेडियस है बिगर सर्कल की 4, उसमें से अगर हम माइनस करें रेडियस द स्मॉलर सर्कल, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, शुड बी 2.5। चेक कर लो, 4 माइनस 1.5 इज 2.5। तो ये बात ही शो कर रही है आपको कि दोनों सर्कल्स क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं बस। यही आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा, 8 ऑनवर्ड्स हम इंशाल्लाह करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं पार्ट 2 में, सही है। आई होप सब क्लियर है आपको, ठीक है। मैं सारी जो प्लेलिस्ट है टॉपिक्स की, जो सिलेबस में आपके पास इंक्लूडेड है, मैं सब डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में। योर जॉब इज टू सब्सक्राइब शेयर, ठीक है। तो देखो जाहिर सी बात है, बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी कहते हैं, देख रहे होंगे यूट्यूब वगैरह, ठीक है, कंटेंट देखने के लिए, तैयारी करने के लिए, ठीक है। और इस मौके पे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं ना, वो फायदा उठाते हैं, ठीक है, और फिर लूटते हैं बच्चों को। तो आपका ये चैनल शेयर करना भी सदका जारिया होगा एक तरह से, कि बेसिकली उनको तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है, सही वक्त पे, विद द क्वालिटी कंटेंट। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दे कैन नॉट अफोर्ड कोचिंग ट्यूशन फीस, सही है। और इस मौके पे, ऐसे मौके पे कोचिंग ट्यूशन फीस वगैरह, ट्यूशन वगैरह होते हैं, वो भरपूर लूट रहे होते हैं बच्चों को ना। तो इसलिए ट्राई करो कि इसको शेयर करो मैक्सिमम लोगों तक। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी आप जहाँ पर भी आपकी प्रेजेंस है, हर जगह शेयर कर दो, ठीक है। मैं जो है सारा कंटेंट जो है सिलेबस मैंने कवर किया हुआ है एडमैथ्स का, मैं लिंक्स डाल दूंगा कमेंट्स में, ठीक है। योर जॉब इज टू शेयर दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। ये काम आपका है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।